हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसका रिविज़न भी ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने रिविज़न सीरीज को भी कंटिन्यू रखा है। तो आज हम लोग रिविज़न सीरीज के पार्ट 13 को करने वाले हैं। रिविज़न सीरीज के पार्ट 13 में हम लोग #25 और #26 यानी 25वें और 26वें लेक्चर के वीडियो के कंटेंट को बिल्कुल 20 से 25 मिनट के अंतर्गत हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, जिन भी बच्चों का डाउट है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है या नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है, उसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप वीडियो जा करके इसके बाद देख लीजिएगा लेक्चर के बाद। लेकिन बीच बीच में आप कमेंट करके वो चीज़ मत पूछिए, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब होता है। पहले हम लोग चलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आपके एग्जाम के लेकर के जो भी अपडेट है सभी दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी पहले अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि उदित एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना है। यहीं पे आपको जो भी एग्जाम से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएंगे, साथ ही साथ क्लासेस के नोटिफिकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स जो भी लेना है सब इसी पे आपको मिलेगा। ठीक है, इस कारण से आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग करना बंद करते हैं और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या लेक्चर। ठीक है, तो आज का लेक्चर है, आप लोग थोड़ा सा फोन का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, वीडियो का क्वालिटी, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। तो चलिए आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे, #25वें वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम का पार्ट 2 यानी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, क्लास 12 का ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इसका पार्ट 2 करना था। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना रिविजन को कंटिन्यू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इको R1 प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रमांक को पहचानता है? तो देखिए, इको R1 एक प्रतिबंधन एंजाइम है। सबसे पहले क्या है, इको R1 एक प्रतिबंधन एंजाइम है, और प्रतिबंधन एंजाइम को ही इंग्लिश में बोले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है, यानी आणविक कैंची है। ठीक है, क्या है आणविक कैंची है, यही इको R1। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही हिंदी में हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, और कई तरीके के प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं। उसमें से 3 तरीके का आपको याद रखना है, इको R1, बाम H1 एंड HindIII। ये 3 को आपको याद रखना है। जो भी बच्चे बेसिक वीडियोज को देखे होंगे उनको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा हर चीज़ को समराइज करते चलूंगा और थोड़ा सा फास्ट चलूंगा आज। ठीक है, क्योंकि ये रिविजन सीरीज है। इको R1 जो प्रतिबंधन एंजाइम है, वो जितने भी प्रतिबंधन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनका एक सीक्वेंस होता है। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है हर एंजाइम का, वो वहीं पे कट कर सकते हैं, हर जगह कोई नहीं कट कर सकता है। तो उसमें से किसी एक का, बस एक का ही आपको याद रखना है कि सीक्वेंस वो कौन सा है, इको R1 का सीक्वेंस ध्यान रखना है। वो भी कौन सा सीक्वेंस है भैया, आपको आंसर ये पता होना चाहिए क्या होता है, GAATTC। क्या, GAATTC। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस सीक्वेंस में जो कट करता है, G और A के बीच कट होता है। कहां, G और A के बीच कट होता है। जहां पे ये सीक्वेंस होगा वहीं पे इको R1 उसको कट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इको R1 एक प्रतिबंधन एंजाइम है, और इसका एक अनुक्रमांक है जिसको ये पहचानता है। उस अनुक्रमांक क्या है, तो GAATTC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है। अभी जस्ट मैंने बोला कि आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर यानी डीएनए और मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको कट करने का काम कौन करता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। उसी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में जो प्रयुक्त होता है आणविक कैंची, उस किसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को कहते हैं। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, लेकिन आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से, इको R1, HindIII, बाम H1। उसमें से एक का आपको सीक्वेंस याद रखना है, अनुक्रमांक याद रखना है। वो कौन सा है, इको R1 का सीक्वेंस क्या है, GAATTC। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वृहद पैमाने पर किससे प्राप्त किया जाता है? जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जैसे इको R1 है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो जीवाणु कोशिका से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु कोशिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विषाणु आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। देखिए कोई भी जीवाणु है उस पर यदि कोई विषाणु अटैक करता है तो वो जो जीवाणु है वो क्या उसके लिए बनाता है? तो उसके लिए एंडोन्यूक्लियस बनाता है। क्या करता है एंडोन्यूक्लियस? ताकि उस विषाणु के डीएनए को क्या कर दे, पूरा काट के तितिर बितिर कर दे, ताकि बर्बाद कर दे। तो विषाणु आक्रमण से बचाव के लिए कोई भी जीवाणु क्या बनाता है? एंडोन्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए को विशिष्ट स्थल पर जोड़ने वाला एंजाइम। देखिए कोई भी डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पे यदि जोड़ना है तो आपको डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किस में होता है? तो देखिए बायोलिस्टिक या जीन गन एक ऐसा उपकरण है जिससे कोई भी विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में हम लोग प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है, तो बायोलिस्टिक या फिर जीन गन एक ऐसा उपकरण है जो क्या कर सकता है? किसी भी विजातीय डीएनए को, किसी दूसरे के डीएनए को दूसरे में हम लोग प्रवेश करा सकते हैं इसी बायोलिस्टिक या फिर जीन गन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग करते हैं? तो भैया पीसीआर का उपयोग करते हैं। देखिए पीसीआर क्या है? मान लीजिए कोई आपको जीन अच्छा लग गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप पसंद करते हैं, उसका आपको क्या करना है? वो एक ही है आपके पास, उसका आपको 100 को कॉपी बनाना है, तो आप उसका क्या करेंगे? पीसीआर करेंगे। पीसीआर कहने का तात्पर्य है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एक से बहुत सारा बनता है। एक से क्या बन जाता है? काफ़ी सारा बनाया जाता है काफ़ी कम समय में। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्या क्वेश्चन आएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से? तो देखिए मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें, टेक 1 सेकेंड, ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। वह एक डीनेचुरेशन स्टेज, दूसरा एनिलिंग एंड तीसरा इलोंगेशन। तो यही चीज़ पूछेगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें कितने स्टेजेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। तीनों स्टेज का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस में याद रखना है। नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 एनिलिंग, तीसरा नंबर इलोंगेशन। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट स्लाइड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? देखिए जो कवक है यानी फंगस है, फंगल है, उसका जो सेल वाल होता है, बाहरी आवरण है, वो काइटिन का बना होता है, जो कि दिख रहा होगा आपको। क्या चीज़ का बना होता है? काइटिन का। इसलिए जो उसको अगर संसाधित करना है आपको, उसको अगर डाइजेस्ट करना है तो आपको काइटिनेज एंजाइम प्रयुक्त में लाना पड़ेगा। तो कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है भैया? काइटिनेज से। क्यों काइटिनेज से? क्योंकि कवक का जो दीवार होता है यानी सेल वाल होता है, बाहरी आवरण होता है, वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, जो कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग निम्नलिखित में से किसे काटने में उपयोग में किया जाता है? तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं वो किसको काटता है? तो आपको बताया था ना मैंने, डीएनए को काटता है। वो कौन से डीएनए को काटता है? तो भैया डीएसडीएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये सिंगल स्ट्रैंड हुआ, फिर ये एक स्ट्रैंड हुआ। तो इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। भैया जो लाइगेज एंजाइम है वो क्या है? डीएनए के खंड को क्या करता है? जोड़ता है। तो खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? जो एगारोज है वो समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। किससे? समुद्री घास से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एगारोज इज डिराइव्ड फ्रॉम रेड सीवुड। कौन से? लाल समुद्री घास से इसको लाया जाता है। एगारोज रेड सीवुड से इसको निकाला जाता है, ये जो एगारोज है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स क्या है। देखिए जो प्रोबायोटिक्स होता है जीवित सूक्ष्म जीव होता है जो कि भोजन संपूरक होता है, वैसा सूक्ष्म जीव जो कि आप भोजन के रूप में खा सके और आपके लिए वो हानिकारक ना हो, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु, उसको आप खाते हैं दही के रूप में, देन आपको वो हानि कम से कम पहुंचाता है। तो प्रोबायोटिक्स क्या है समझ में आ गया, जीवित सूक्ष्म जीव होता है जो कि भोज्य संपूरक हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीसीआर निम्न के लिए आवश्यक है। पीसीआर किसके लिए आवश्यक है, तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। किसके लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। एम्प्लीफिकेशन कहने का अर्थ हुआ कि एक से यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बनाना है तो आप एम्प्लीफिकेशन वर्ड यूज करेंगे। तो एम्प्लीफिकेशन यानी डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं, पीसीआर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मिड कौन है, तो प्लाज्मिड भैया PBr 322 है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये एक प्लाज्मिड है। और बाकी तीन ऑप्शन जो है वो क्या है, BAM-H1, EcoR1, HIND3, ये तीनों प्रतिबंधन एंजाइम है, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम लोग टेक डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। ये टेक पॉलीमरेज क्या होता है, हीट थर्मल होता है, हीट स्टेबल होता है। क्या होता है, थर्मल स्टेबल होता है। ये जो टेक पॉलीमरेज है जिसको हम लोग टेक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, वो एक हीट स्टेबल है। क्या है, हीट स्टेबल, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस पे भी इसका ये आराम से अपने फंक्शन को कर सकता है। ठीक है, और इसको डिराइव कहाँ से किया जाता है, किससे निकाला जाता है, तो थर्मस एक्वेटिकस नाम के जीवाणु से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है, तो पौधे के जड़ में जो ट्यूमर पैदा करता है वो एग्रोबैक्टीरियम है। कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ही पौधे के जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है। तो आज हम लोग ये जो कंप्लीट हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये जो कंप्लीट हुआ कौन सा कंप्लीट हुआ, #25। अब चलिए हम लोग #26 के वीडियो के कंटेंट को अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं। बस कुछ सेकेंड रुकिए। चलिए, तो हमारे पास अब स्लाइड रेडी है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। किसका, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि #26वां वीडियो है। तो चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। देखिए जो RNAi है इसको हम लोग RNA इंटरफेरेंस कहते हैं। सबसे पहली बात आप जान गए कि RNAi यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, RNA इंटरफेरेंस है। वो जो RNA इंटरफेरेंस किस लिए यूज किया जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस को, तो रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए। तो किस पौधा में, तो भैया तंबाकू के पौधा में यूज किया गया है, यूज किया जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग तंबाकू के पौधे में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। क्या है, शैवाल है, यानी एल्गी है। और आपको पता होगा कि प्लांट किंगडम को 5 गो में बांटा गया है, 5 फाइलम में बांटा गया है। उसमें से कौन कौन सा है, सबसे पहला क्या है, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वही जो एल्गी है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, टेक 1 सेकेंड, 6 ग्रुप में बांटा गया है, 6 ग्रुप में बांटा गया है। तो उसमें जो पहला ग्रुप है एल्गी है, वही एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। और क्लोरेला क्या है, शैवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लावर सेवर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है, जो फ्लावर सेवर है वो एक टमाटर का ट्रांसजेनिक प्रकार है। किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है, टमाटर का ट्रांसजेनिक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस को विटामिन ए के लिए ही एडिशनली बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सा है, तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू है। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सा है, तंबाकू है। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी अनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से सुधारा दूर किया जा सकता है, तो भैया जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा कहने का अर्थ वह जीन थेरेपी। कोई भी यदि अनुवांशिक रोग है, देखिए पहली बात तो अनुवांशिक रोग को हम लोग कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किया भी जा सकता है तो उसको जीन थेरेपी देना होगा, यानी जीन चिकित्सा उसके साथ अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन के आणविक रचना की खोज फ्रेडरिक सेंगर ने की थी।
सभी बच्चों को क्लियर है कि इंसुलिन का जो आणविक रचना है वो कौन खोजा था? फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो सबसे पहला जो जीन थेरेपी किया गया था वो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी यानी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहला जो जीन थेरेपी उपयोग किया गया था वो किसके लिए किया गया था? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है? तो आपको पता होगा कि इंसुलिन बनाता कौन है? अग्नाशय बनाता है। कल के क्लासेस में हम लोग इंसुलिन के बारे में डिटेल से पढ़े हैं। तो मधुमेह रोगियों को क्या दिया जाता है? इंसुलिन। पहले जमाना में, अब तो इंसुलिन आर्टिफिशियली बनाया जाता है, लेकिन पहले जमाना में जब इंसुलिन निकाला जाता था वो सुअर के इंसुलिन से सुअर के पेनक्रियाज से निकाला जाता था। सुअर के अग्नाशय से इंसुलिन निकाला जाता था। देन वही इंसुलिन किसको दिया जाता था? डायबिटीज पेशेंट को, यानी मधुमेह के रोगियों को। ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित ट्रांसजेनिक गाय का नाम इनमें से कौन था? तो देखिए सबसे पहला निर्मित ट्रांसजेनिक गाय थी वो कौन थी? रोजी नाम की गाय थी जो कि सबसे पहले क्या थी? ट्रांसजेनिक गाय थी, जिसका कि 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन था। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है दूध में, वो प्रोटीन सबसे ज़्यादा, मतलब जो प्रोटीन होता है दूध का कंटेंट है वो इसमें बहुत ज़्यादा था। 2.4 ग्राम प्रोटीन था पर लीटर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? देखिए वीर्य को हिमीकृत करना एक मतलब हुआ कि जैसे वीर्य यानी सीमेन है उसको प्रिजर्व किया जाता है यानी रखा जाता है। तो उसको रखा जाता है तो किसमें? हिमीकृत करके रखा जाता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे रखा जाता है। तो किसमें? तो तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में। और कितना डिग्री सेल्सियस पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। -196 डिग्री सेल्सियस पे वीर्य को हिमीकृत किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? सुनहरे धान कहने का तात्पर्य यह है कि गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क के धागे में फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। तो सिल्क के धागे में जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। GAATTC निम्नलिखित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो GAATTC ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, PYQ है। GAATTC किसका रिकॉग्निशन साइट है? किसका अनुक्रमांक है? तो आपको बता दें EcoR1 का है। किसका है? EcoR1। और EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BT जीन का उपयोग किस फसल के लिए पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया? किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया BT जीन का उपयोग करके? तो BT जीन का उपयोग करके मैक्सिमम चीज़ों को बनाया गया, जैसे कि उसमें फेमस है BT कपास जिसको BT कॉटन कहते हैं, BT टमाटर भी बनाया गया, BT मक्का भी बनाया गया। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑल हो जाएगा क्योंकि BT जीन का उपयोग मैक्सिमम फसलों में किया गया था। खास करके इन तीनों फसलों में तो जरूर ही किया गया था। BT जीन क्या है? BT जीन देखिए एक ऐसा प्रोटीन है, क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि जैसे कि कोई भी, मान लीजिए कपास है, कपास में कोई कीड़ा लगता है तो कीड़ा लगने के बाद यदि कीड़ा उस BT जीन को खा लेगा, जैसे उस फूल को खाएगा तो फूल को खाने के बाद उसके पेट में क्या चल जाएगा? BT जीन। और अगर BT जीन चला गया तो उसके आंत को फाड़ देता है, कीड़ा के आंत को फाड़ देता है और कीड़ा क्या हो जाता है? मर जाता है। देन दूसरा कीड़ा उसमें सटता नहीं है। इस तरीके से फसल को बचाया जा सकता है। तो ये BT जीन है यानी बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या? बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से ये जीन निकाला गया, इसलिए इसका नाम BT जीन रखा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजा का प्रयोग किन बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एलिजा का प्रयोग भैया एड्स के लिए किया जाता है। ये मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए।
और आपको बता दें कि एड्स किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। और HIV वायरस किस टाइप का वायरस है, रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस कहने का अर्थ क्या है कि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है, HIV में RNA है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, तभी आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, मतलब अपने बात पे आते हैं कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्या सच में पोस्टपोन हो गया है। मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, लेकिन आपको इसमें भी बता दें कि सच में आपका एग्जाम मेरे को भी लगता है कि पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड का कोई अता पता नहीं है लिंक का। ठीक है, जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ इसके। तो देखिए एक ऐसा बात है क्या कि एक न्यूज़पेपर है जिसमें आर्टिकल आया है कि ये जो यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन्ड कर दिया है, कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। ठीक है, स्थगित कर दिया गया है। आपका फिर से एग्ज़ाम हो सके तो 15 जून के बाद हो जाए एग्ज़ाम। तो तब तक आप अपना मन से पढ़ाई करते रहिए, आपको तो और अच्छा है कि टाइम मिल गया। आप ये सब फालतू के वीडियो में मत पढ़िए, अभी पढ़ते रहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे एग्ज़ाम का वीडियो देखते रहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो काम एग्ज़ाम बॉडी का है ना, कि आपका एग्ज़ाम कैसे लेना है। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि यदि आप उदित एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं चैनल, भले 1 मिनट या 2 घंटा लेट से आपको नोटिफिकेशन मिले कि आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है या फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए आप इस तरीके के फालतू वीडियोस को अदर चैनल्स पे मत देखिए। लेकिन हाँ, आप पढ़ाई से रिलेटेड जितने चैनल को देखना है मैं उसके लिए कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन ये सब फालतू बातों के लिए आप 10 गो 15 गो 75 गो चैनल को मत व्यू कीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट का कारण है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप इस तरीके के वीडियो आप सीधा, मैं तो बोलता हूँ कोई वीडियो ही नहीं देखिए, आप JEE-CUP के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए ना। आप तो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, गूगल पे जाइए, JEE-CUP सर्च कीजिए और मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए, देन आपको सारा नोटिफिकेशन वहीं पे मिलता है। हम लोग भी कहाँ से बोलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हो मेरी बातें आपको अच्छी लगती होगी। थोड़ी कड़वी बोलता हूँ मैं, थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन अच्छा बोलता हूँ। याद रखिएगा, दवाई कभी पीने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए वो बढ़िया होता है। ठीक है, तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा कड़वा लग रहा है कि इतना इस तरीके से बोल रहे हैं कोई और चैनल विजिट मत करो। देखो, कोई और चैनल विजिट नहीं करने का उसमें पॉइंट है ना, कि इस तरीके के वीडियोज़ के लिए आप फालतू के 75 चैनल, कोई एक वीडियो देख लीजिए, चाहे वो मेरा देखिए या किसी और टीचर्स का देखिए, लेकिन आप पढ़ाई से रिलेटेड जितने विजिट कर सकते हैं चैनल, जितने वीडियोस देख सकते हैं, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं करता, जितना पढ़ना है, जिस चैनल से पढ़ना है आप पढ़िए। मेरे चैनल अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया, तो आप हमसे भी पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल के 7 बजे। फिर से मैं लाइव प्रीमियर कर दिया करूँगा वीडियो को। ठीक है, तो पर डे शाम के 7 बजे एक वीडियो अपलोड होगा, और जो भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा उससे भी रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।